आज के इस नए और गहरे विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो सूचनाओं का या कहीं इन्फॉर्मेशन का कोई अंत नहीं है। हर तरफ से कोई ना कोई सलाह आ रही है। हाँ बिल्कुल, हर कोई कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहा है आजकल। सही कहा। कोई नया तरीका या कोई नई टिप सामने आती ही रहती है, लेकिन इन सब के बीच वो असली ज्ञान कहीं खो जाता है जो सच में किसी के काम आ सके। और यही आज हमारा मिशन भी है, इस शोर को कम करना। एकदम। आज का हमारा ये विश्लेषण इसी शोर को हटाकर सीधे उन व्यावहारिक बातों तक पहुंचने के बारे में है जो किसी भी पेशेवर या व्यक्तिगत जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर गहराई से विचार करने वाले हैं ना, वो नटाली डॉसन के YouTube चैनल का एक बेहद दिलचस्प वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है। जिसका विषय है हाउ टू स्पीक लाइक द 1% एलीट। यानी दुनिया के टॉप 1% प्रभावशाली लीडर्स की तरह अपनी बात कैसे रखी जाए। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है हर किसी के लिए बहुत प्रासंगिक है, चाहे कोई एक बड़ी मीटिंग की तैयारी कर रहा हो या बस अपने करियर में एक अलग छाप छोड़ना चाहता हो। देखिए, आज का हमारा मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि संवाद, या जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, वो सिर्फ कुछ शब्द बोलने तक सीमित नहीं है। ये असल में एक मानसिकता है, एक माइंडसेट है। माइंडसेट। हाँ, टॉप 1% लीडर्स और एक आम वक्ता के बीच का जो अंतर है ना, वो अक्सर बहुत छोटी छोटी आदतों का होता है। आज हम उन्हीं 5 कम्युनिकेशन स्किल्स को समझने की कोशिश करेंगे जो किसी की भी बातों में वजन पैदा करती हैं। और सबसे दिलचस्प बात जो इस सोर्स में मुझे लगी वो ये है कि ये कोई जन्मजात प्रतिभाएं नहीं है। ये पूरी तरह से सीखी जाने वाली रणनीतियां हैं। बिल्कुल, कोई भी नहीं सीख सकता है। बिल्कुल सीख सकता है। और इसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़ी चुनौती से होती है, और वो है पसंद किए जाने की इच्छा। स्पीक टू लीड, नॉट टू बी लाइक्ड। सही कहा। अक्सर पेशेवर माहौल में लोग अनजाने में अपनी ही विश्वसनीयता, अपनी क्रेडिबिलिटी को कम कर लेते हैं। मैंने भी ये बहुत बार देखा है। लोग चाहते हैं कि सब उन्हें पसंद करें और इस चक्कर में वो अपनी बात का प्रभाव ही खत्म कर देते हैं। नताली डॉसन, जो खुद 250 से अधिक कर्मचारियों वाली एक कंपनी चलाती है, उन्होंने अपने अनुभव से बताया है कि कैसे कुछ लोग आत्मविश्वास से भरे लीडर्स की तरह सामने आते हैं और वहीं कुछ लोग जो शायद उतने ही काबिल है अपनी बातों को कमजोर कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण वो भाषा है जो अनिश्चितता दर्शाती है। जैसे कि वाक्यों की शुरुआत में मुझे लगता है या मैं महसूस करता हूँ। ओह हाँ, आई थिंक या आई फील। बिल्कुल, इस अनिश्चितता के पीछे का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। जब कोई अपनी बात की शुरुआत मुझे लगता है से करता है, तो वो असल में अपने लिए एक सुरक्षित रास्ता बना रहा होता है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। मतलब वो खुद को बचा रहे हैं। हाँ, इंसान के दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर होता है कि अगर वो गलत साबित हुआ तो कम से कम वो ये कह सकेगा कि मैंने तो सिर्फ अपना विचार रखा था, मैंने कोई दावा तो नहीं किया था। ये बहुत गहरी बात है। लेकिन एक लीडर के नजरिए से देखें तो ये बचाव की मुद्रा सुनने वाले के दिमाग में तुरंत संदेह पैदा कर देती है। एक सफल व्यक्ति का अपना एक स्पष्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता है और वे उसे बिना किसी हिचकिचाहट के सामने रखते हैं। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या हमेशा इतना निश्चित होना और इतने अधिकार से बात करना थोड़ा घमंडी नहीं लग सकता? खासकर अगर कोई किसी नई नौकरी में हो या अनुभव में थोड़ा जूनियर हो। लोग अक्सर इसी डर से अपनी बातों को थोड़ा मुलायम बनाने की कोशिश करते हैं ना। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और लोग अक्सर इसी भ्रम में उलझ जाते हैं। लेकिन घमंड और आत्मविश्वास में एक बहुत बारीक मगर साफ लकीर होती है। वो कैसे? घमंड का मतलब है दूसरों के विचारों को खारिज करना, जबकि एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखने का मतलब है अपने विचार की पूरी जिम्मेदारी लेना। इसे ऐसे समझिए, मुझे लगता है कि हमें ये नई रणनीति आजमानी चाहिए, कहने के बजाय अगर कोई ये कहे कि डेटा के अनुसार आगे बढ़ने का सबसे सही रास्ता ये नई रणनीति है, तो दोनों वाक्यों के प्रभाव में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। अरे वाह, ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। दूसरे वाक्य में व्यक्ति ने खुद को बीच से ही हटा दिया है। मैं या मुझे की जगह सीधे विचार और डेटा को सामने रखा है। बिल्कुल, और इससे घमंड नहीं झलकता, बल्कि ये स्पष्टता और दिशा दिखाता है। ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अपनी बात से मैं को हटाकर विश्वसनीयता को एकदम से बढ़ाया जा सकता है। और जब कोई अपने विचारों को लेकर इतना स्पष्ट होता है तो उसका असर इस बात पर भी पड़ता है कि वो चुनौतियों को कैसे संभालता है। हाँ, और यहीं पर स्रोत का वो दूसरा बड़ा सिद्धांत आता है, उच्च भावना
निम्न बुद्धिमत्ता यानी हाई इमोशन लो इंटेलिजेंस। ये सुनना थोड़ा चुभने वाला हो सकता है। चुभने वाला है, लेकिन ये कॉर्पोरेट दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बिल्कुल। भावनाएं और तर्क दोनों एक ही समय पर एक साथ हावी नहीं हो सकते। एकदम सही। जब भावनाएं चरम पर होती हैं ना, तो दिमाग का तर्क करने वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है। स्रोत में नताली ने घटना का जिक्र किया है, जहां किसी व्यक्ति ने उनके सामने एक पेशेवर चर्चा के दौरान इमोशनल आउटबर्स्ट किया, यानी भावनात्मक रूप से भड़क गया। और उसका नतीजा क्या हुआ? नताली ने स्पष्ट रूप से बताया कि उस एक घटना के बाद उस व्यक्ति के लिए उनका सम्मान तुरंत कम हो गया। ये कठोर लग सकता है, लेकिन इसका कारण ये नहीं था कि नताली में संवेदनशीलता की कमी थी। बिल्कुल नहीं। कारण ये था कि एक लीडर उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकता जो दबाव में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता ही खो दे। भावनाओं में बह जाना अक्सर स्थितियों को और बिगाड़ ही देता है, और इस बात को समझाने के लिए स्रोत में जो एनालॉजी या रूपक इस्तेमाल किया गया है वो मुझे बहुत ही शानदार लगा। घास के एक तिनके और एक टूथपिक की तुलना की गई है। हाँ, वो बहुत ही सटीक उदाहरण है। देखिए, सोचिए कि एक मैदान में घास का एक तिनका है। हाँ। अगर अचानक कोई भारी पत्थर उस तिनके पर गिरता है तो वो घास उस पत्थर के दबाव के साथ झुक जाती है। वो पत्थर को अपने ऊपर से गुजरने देती है, और जब दबाव हट जाता है तो घास वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाती है। वो टूटती नहीं है। और वहीं दूसरी ओर, अगर वही पत्थर किसी टूथपिक पर गिरे तो क्या होगा? टूथपिक टूट जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि टूथपिक अपनी जगह पर कठोरता से खड़ी रहती है, उसमें कोई लचीलापन नहीं होता, इसलिए वो तुरंत बीच से टूट जाती है। कठिन और तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी ऐसा ही होता है। मतलब जब कोई व्यक्ति टूथपिक की तरह व्यवहार करता है तो वो असल में हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेने लगता है। हाँ, उसका अहंकार बीच में आ जाता है। वो समस्या से, उस पत्थर से लड़ने लगता है। इसके बजाय जो प्रभावी लोग होते हैं वो घास की तरह लचीले होते हैं। यानी जब कोई भावनात्मक स्थिति या भारी चुनौती सामने आती है तो वे उसे खुद से गुजरने देते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उन्हें परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए ताकि वे बिना भावनात्मक हुए उस डेटा को प्रोसेस कर सकें। एकदम सही। लचीला होने का मतलब कमजोर होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है स्थिति को अपने ऊपर हावी न होने देना। और दबाव में शांत रहने की ये जो क्षमता है, ये मीटिंग रूम्स में बहुत काम आती है, जो हमारा तीसरा कौशल भी है, स्पीकिंग विद अथॉरिटी, यानी अधिकार और उद्देश्य के साथ बोलना। लोग अक्सर ये मान लेते हैं कि जो व्यक्ति मीटिंग में सबसे ज्यादा बोलता है वही लीडर है। हाँ, जो सबसे ज्यादा शोर मचाए। लेकिन स्रोत एक अलग ही कहानी बताता है। महान लीडर्स बहुत ज्यादा शब्द नहीं बोलते, उनके द्वारा कहे गए कुछ शब्द ही बहुत भारी होते हैं। क्योंकि हर मीटिंग का एक स्पष्ट टारगेट होना चाहिए। समय किसी भी पेशेवर के लिए सबसे कीमती चीज है। बिल्कुल। अगर किसी को ये नहीं पता कि वो किसी कमरे में या ऑनलाइन मीटिंग में क्यों मौजूद है, और अगर उसके पास वहां योगदान देने के लिए कोई ठोस बात नहीं है, तो उसे उस मीटिंग में होना ही नहीं चाहिए। ये सुनने में थोड़ा सख्त जरूर लग सकता है, लेकिन टॉप के लीडर्स इसी तरह काम करते हैं। उनके पास समय बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं होती। ये बात उन कंपनियों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है जहां लोग सिर्फ अपनी शक्ल दिखाने के लिए मीटिंग्स में बैठे रहते हैं। नताली का कहना है कि जब भी वो किसी कमरे में कदम रखती हैं तो उनका दिमाग पूरी तरह से उस एक लक्ष्य पर केंद्रित होता है जिसे हासिल करना है। और जब किसी को अपना लक्ष्य पता होता है ना, तो उसके शारीरिक हाव भाव और बात करने के तरीके में एक स्वाभाविक अधिकार आ ही जाता है। लोग बिना वजह की बातें करने की बजाय सीधे मुद्दे पर आते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि जब किसी का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो लोग उसे बीच में टोकना बंद कर देते हैं। ये मैंने भी नोटिस किया है। जो लोग बिना किसी दिशा के बोलते हैं उन्हें कोई भी आसानी से बीच में काट देता है। लेकिन जब कोई पूरी स्पष्टता के साथ बोलना शुरू करता है तो कमरे का माहौल ही बदल जाता है। सबको महसूस होता है कि इस व्यक्ति को पता है कि वो क्या कह रहा है। तो कम बोलने का मतलब चुप रहना नहीं है। कला इस बात में है कि जब बोला जाए तो क्या बोला जाए। और यहीं से हम चौथे कौशल पर आते हैं जो मेरा पसंदीदा है। बिकम अ क्वेश्चन मास्टर, यानी सवाल पूछने में माहिर बनना। हाँ, और इसे स्रोत में बहुत मजेदार तरीके से समझाया गया है। एक उलझे हुए गले के हार की कल्पना करें। जब कोई हार बहुत बुरी तरह उलझ जाता है तो क्या कोई समझदार इंसान उसे दोनों सिरों से जोर से खींचता है? बिल्कुल नहीं। जोर से खींचने पर तो गांठ और भी पक्की हो जाएगी। सही बात है। इसके बजाय ध्यान से उस मुख्य गांठ को खोजा जाता है और उसे धीरे धीरे सुलझाया जाता है।
समस्याओं को सुलझाना भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। कॉर्पोरेट माहौल में अक्सर ये गलतफहमी होती है कि लीडर वो है जिसके पास हर समस्या का समाधान पहले से हो, उसे सब पता होना चाहिए। जबकि असलियत बिल्कुल उलट है। बिल्कुल। सबसे प्रभावशाली लोग बेहतरीन समस्या समाधान करता होते हैं। उनका काम हर बात का जवाब देना नहीं है, बल्कि सही जानकारी बाहर निकालने के लिए रणनीतिक सवाल पूछना है। कमजोर सवालों को शक्तिशाली सवालों में बदलना एक बहुत बड़ी कला है। जैसे कोई सामान्य सा सवाल पूछने के बजाय कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इसकी जगह पूछना चाहिए कि इस फैसले का समर्थन करने के लिए हमारे पास कौन सा डेटा है। या फिर सब कैसा चल रहा है। जैसे अस्पष्ट सवाल की जगह ये पूछना कि इस समय आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। इन सवालों के जवाब सीधे काम के होते हैं। और ये कला रातों रात नहीं आती। स्रोत में नताली के बचपन की एक कहानी है जो इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। हाँ, वो मिस्टर बॉब वाली कहानी। ये बहुत ही मजेदार है। नताली की माँ उन्हें सामाजिक समारोह में एक खेल खिलाती थी जिसे उन्होंने द क्वेश्चन गेम नाम दिया था। नियम क्या थे उसके? नियम ये था कि नताली को किसी वयस्क, मान लीजिए मिस्टर बॉब, के पास जाना होता था और उनसे लगातार 3 सवाल पूछने होते थे। अब सोचिए, किसी बच्चे के लिए अनजान बड़े इंसान से बात करना कितना डरावना हो सकता है। नताली जाकर पूछती थी, मिस्टर बॉब, आपका बेटा आजकल बेसबॉल खेल रहा है, क्या उसे पसंद आ रहा है? अब मिस्टर बॉब शायद हाँ या नहीं में एक छोटा सा जवाब देते और फिर एक अजीब सी शांति छा जाती, सन्नाटा। और वो जो अजीब सी शांति होती है ना, वही असली चुनौती है। किसी भी बातचीत में जब सन्नाटा आता है, लोग घबरा जाते हैं। नताली को समझ नहीं आता था कि आगे क्या पूछे, तो वो भागकर अपनी माँ के पास आ जाती थी। लेकिन उनकी माँ उन्हें हार नहीं मानने देती थी। वो नताली को नए सवालों के विकल्प देकर वापस भेज देती थी। बचपन का ये खेल असल में एक बहुत ही उच्च स्तर की संचार ट्रेनिंग थी। ये सिखाता है कि बातचीत को कैसे जारी रखा जाए और सामने वाले व्यक्ति में सच्ची दिलचस्पी कैसे दिखाई जाए। आज के कॉर्पोरेट माहौल में भी यह पूरी तरह लागू होता है। जो व्यक्ति सही सवाल पूछता है, वही पूरी बातचीत को नियंत्रित कर रहा होता है। और सामने वाले को भी लगता है कि उसकी बात को महत्व दिया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन सवाल पूछना एक बात है, और कई बार ऐसा होता है कि लोग सही सवाल पूछने के बजाय खुद ही सफाई देने में उलझ जाते हैं। जो हमारा 5वां और आखिरी कौशल है, ओवर शेयरिंग और ओवर एक्सप्लेनिंग से बचना। ये बहुत बड़ी समस्या है। जब सन्नाटा छाता है तो लोग जरूरत से ज्यादा जानकारी देने लगते हैं, एक ही बात को अलग अलग तरीके से समझाने लगते हैं। स्रोत में एक बहुत ही असहज कर देने वाली कहानी है इस पर। यह तब की बात है जब नताली महज 23 साल की थी और उन्हें पहली बार अपनी कंपनी की किसी कर्मचारी को काम से निकालना था, यानी फायर करना था। किसी को भी काम से निकालना बहुत तनावपूर्ण होता है, खासकर 23 साल की उम्र में। इसका एक सीधा नियम होता है कि बात को संक्षिप्त रखा जाए। नताली ने भी एक स्क्रिप्ट तैयार की थी, लेकिन जैसे ही वो उस कर्मचारी के सामने बैठी, घबराहट हावी हो गई। सीधे मुद्दे पर आने के बजाय नताली ने उस कर्मचारी की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। ये तो बहुत ही अजीब स्थिति हो गई होगी। बहुत अजीब। वो लगातार सफाई देने लगी कि वो कर्मचारी इंसान के तौर पर कितनी अच्छी हैं, उनके साथ काम करना कितना शानदार रहा। वो इतना ज्यादा बोलने लगी कि असल मुद्दा ही पीछे छूट गया। और नतीजा ये हुआ कि वो घबराहट में इतना उलझ गईं कि उस दिन वो उस कर्मचारी को निकाल ही नहीं पाई। हाँ, वो मीटिंग बस एक फीडबैक सेशन बनकर रह गई और नताली को अगले हफ्ते दोबारा वही सारी प्रक्रिया करनी पड़ी। ये सुनने में मजेदार है, लेकिन जब किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है तो वो शब्दों के जाल से उसे ढकने की कोशिश करता है। इसे समझाने के लिए स्रोत में हवाई जहाज का एक बेहतरीन रूपक है, वो रनवे वाला। हाँ, सोचिए कि एक हवाई जहाज गंतव्य तक पहुंच चुका है। रनवे बिल्कुल सामने है, लेकिन पायलट उसे लैंड कराने के बजाय बस आसमान में गोल गोल चक्कर काटे जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लोग अपनी मुख्य बात कह चुके होते हैं, लेकिन फिर उन्हें लगता है कि शायद सामने वाले को समझ नहीं आया, तो वो फिर से समझाने लगते हैं। सुनने वाले के लिए ये बहुत थकाऊ होता है। बस उस हवाई जहाज को लैंड कराना आना चाहिए। अपनी बात कहें और फिर चुप हो जाएं। और ये केवल शब्दों का खेल नहीं है। बिना कुछ बोले भी शरीर बहुत कुछ कह रहा होता है। सफल लोगों की शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज उनके आत्मविश्वास का प्रमाण होती है। सीधे बैठना, कंधा पीछे और आंखों में आंखें डालकर बात करना। आवाज का स्तर भी बहुत मायने रखता है। नातिली ने माना कि जब वो अनिश्चित होती थी तो वो अनजाने में फुसफुसाने लगती थी।
अपनी आवाज धीमी कर लेती थी ताकि उनका विचार कम जगह घेरे। ये इम्पोस्टर सिंड्रोम का एक बहुत ही स्पष्ट लक्षण है। लेकिन जब उनकी टीम ने उन्हें टोका तो उन्होंने अपनी आवाज को सही तरीके से प्रोजेक्ट करना सीखा। जब कोई अपनी आवाज में दृढ़ता लाता है तो उसका दिमाग भी उसी दृढ़ता को फॉलो करने लगता है। अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपनी बात पर दृढ़ रहना, दबाव में एक लचीली घास की तरह व्यवहार करना, मीटिंग्स में स्पष्ट उद्देश्य रखना, सही सवाल पूछना और अपनी बात को बिना घुमाए सीधे रखना। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे व्यवहार में लाया जाए। और इन सभी बातों के केंद्र में एक बहुत ही गहरा विचार छुपा है, जो शायद स्रोत में सीधे नहीं कहा गया, लेकिन निचोड़ वही है। वो क्या? अगर हम ध्यान दें तो हमारी संचार शैली का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल हमारे अहंकार को बचाने या दूसरों से सहमति पाने का एक सुरक्षा कवच है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हम ज्यादा बोलते हैं क्योंकि हमें सन्नाटे से डर लगता है। बिल्कुल। सोचिए, अगर हम उस सुरक्षा कवच को पूरी तरह से हटा दें तो क्या होगा? क्या तब ये दुनिया अंततः हमारे असली विचारों को सुन पाएगी, या असल में हम उस खामोशी से डरते हैं जो स्पष्टता के बाद आती है? ये सच में एक ऐसा विचार है जो किसी को भी अपनी बात करने के तरीके पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर देगा। स्पष्टता के बाद की वो खामोशी डरावनी जरूर हो सकती है, लेकिन शायद उसी खामोशी में असली लीडरशिप का जन्म होता है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। स्रोत से मिली इन बेहतरीन रणनीतियों को अपनी जिंदगी में उतारने का समय आ गया है।